हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की चैप्टर फिजिक्स की चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। और इस चैप्टर में बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के लास्ट में मैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दूंगा जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि हम इस चैप्टर को किस तरह कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर की जो भी पीडीएफ नोट्स होगी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जो भी नोट्स पीडीएफ नोट्स होगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके खुद देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के लास्ट में मैंने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया है। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, जिसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लाइव करवाऊंगा और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको एक तरह से होमवर्क के तौर पे दे दूंगा, जिसका आप खुद घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित किसी भी चैप्टर की वीडियो अगर देखनी है या पढ़ाई करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है मैं सभी सब्जेक्ट का वीडियो यहाँ पे डालता हूँ। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब हमारा पहला है कि फोर्स एंड प्रेशर। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले फोर्स क्या होता है। तो देखिए अगर अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो देखिए अगर किसी भी चीज पे अगर हम या तो किसी भी चीज पे अगर हम पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं तो उसी को हम फोर्स कहते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि पुश और पुल क्या होता है। तो देखिए अगर किसी चीज को अगर हम धक्का दे रहे हैं तो उसको हम पुश बोलते हैं, और अपने तरफ खींच रहे हैं तो उसको हम पुल बोलते हैं। तो देखिए अगर हमारा गाड़ी खराब हो जाता है, मान लीजिए आपका साइकिल हो गया या कार हो गया, अगर कहीं पे आपका साइकिल खराब हो गया या स्टार्ट नहीं हो रहा है आपका कार, तो आप उस पे धक्का देते हैं, यानी कि आप उस पे धक्का देते हैं, यानी कि आप उसको पुश करते हैं। तो उसी को हम पुश बोलते हैं, और पुश भी एक प्रकार का क्या है, फोर्स है। तो मतलब कि आप अपने गाड़ी पे, आपका साइकिल हो गया है, कार, आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उस पे फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। वहीं पे मैं आपको पुल बता देता हूँ। तो देखिए पुल यानी कि अगर आप किसी भी चीज को खींचते हैं तो उसी को हम पुल कहते हैं। तो पुल भी हमारा क्या होगा, पुल भी हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, और पुश भी हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। यानी कि पुश और पुल को हम फोर्स बोलते हैं। तो तो चलिए अब हम अपने अगले पॉइंट के तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए द डायरेक्शन इन विच ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि जिस डायरेक्शन में हम किसी ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल अप्लाई कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए एक फोटो रखा है। यहाँ पे देखिए एक साइकिल चालक है जो साइकिल चला रहा है। तो वो साइकिल पे पैडल पे अपने पैर का फोर्स अप्लाइड कर रहा है, यानी कि ये अपने पैर से इस साइकिल के पैडल पे क्या कर रहा है, फोर्स दे रहा है, जिसके कारण हमारा साइकिल चल रहा है। और जिस दिशा में साइकिल चल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो चलिए अब हम देख लेते हैं फोर्स के कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो हमारे डे टू डे लाइफ में दिखने को मिलता है। तो देखिए अगर हम फुटबॉल खेल रहे हैं तो वो भी हमारा एक तरह से फोर्स का एग्जाम्पल है। कैसे? तो देखिए अगर फुटबॉल हमारा होता है, हम उसको अपने पैर से मारते हैं। तो पैर से मारते हैं यानी कि हम अपने पैर का जो भी फोर्स है वो हम फुटबॉल पे दे रहे हैं, जिसके कारण हमारा फुटबॉल कुछ दूर तक जाता है। तो ये क्या हो गया, ये भी एक तरह से फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। तो देखिए अगर हमारा बुक नीचे गिर जाता है, अगर मान लीजिए कभी आपका बुक नीचे गिर जा रहा है तो आप उसको हाथ से उठाते हैं, तो वो भी एक तरह से क्या है, वो भी एक तरह से हमारा फोर्स का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि आप उस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं, यानी कि आप उस ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, यानी कि अपने तरफ ला रहे हैं। तो पुश और पुल क्या है, फोर्स। तो देखिए
अगर आप रबर होता है, अगर आप रबर को न मारते हैं तो वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा एक तरह से फोर्स का एग्जाम्पल है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि पुशिंग ऑफ अ कार, अगर आपका कार खराब हो जा रहा है या अभी अगर आपका कार स्टार्ट नहीं होता है तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको पुश करते हैं, यानी कि आप उसको धक्का मारते हैं, तो वो भी एक प्रकार का फोर्स है। तो देखिए और है हमारा हिटिंग अ क्रिकेट बॉल। तो देखिए अगर आप कहीं पे क्रिकेट बॉल खेलते हैं, यानी कि आप अगर क्रिकेट खेलते हैं तो आप क्रिकेट बॉल को अपने बैट से मारते हैं, तो वो भी एक प्रकार का हमारा क्या है, फोर्स है। क्योंकि आप आपका जो यानी कि आपका जो मसल्स पावर होता है, आप अपने मसल्स पावर से बॉल को मारते हैं, जिसके कारण आपका बॉल कुछ दूर तक जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम फोर्स बोलते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे है हमारा एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, जब दो ऑब्जेक्ट मिलता है तभी फोर्स अप्लाइड होता है, ये है हमारा पॉइंट। अब देखिए अब हम देख लेते हैं फोर्स के यूनिट के बारे में। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो देखिए हमारा जो फोर्स रहता है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप कभी मार्केट जाते होंगे, अगर आपको सब्जी लाना रहता होगा, तो आप सब्जी वाले को बोलते होंगे कि भैया 2 केजी, यहाँ पे देखिए 2 केजी आप हमको सब्जी दे दो। तो ये जो हमारा दो है ना, 2 केजी, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसी को हम बोलते हैं। और डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब कि जी किस दिशा में उसको जा रहा है, यानी कि किस दिशा में हमारा फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर QUANTIT, वेक्टर क्वांटिटी हम उसको बोलते हैं। तो देखिए अब हम देख लेते हैं फोर्स का एसआई यूनिट। तो देखिए फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन, और सीजीएस यूनिट में फोर्स का यूनिट है डायन। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम देख लेते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है। तो देखिए 1 न्यूटन फोर्स, अगर मान लीजिए हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको खुद बना के दिखा रहा हूँ, अगर मान लीजिए हमारा 1 केजी का कोई ऑब्जेक्ट है, 1 केजी का ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट पे हम कुछ फोर्स दिए, अगर हम उस ऑब्जेक्ट पे क्या दिए, फोर्स, अगर उस ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स दिए, अगर वह ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड, अगर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं 1 न्यूटन फोर्स, यानी कि 1 न्यूटन फोर्स। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे है हमारा कंडीशन ऑफ फोर्स अप्लाई। तो देखिए पहला कंडीशन है हमारा, इफ टू फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, देन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। तो देखिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीका में आपको बता देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे एक खाली जगह पे, तो देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मान लीजिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो हमारा हमारा कंडीशन बोल रहा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स अप्लाइड हो रहा है और सेम डायरेक्शन में, तो उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले टोटल फोर्स उन दोनों का सम होगा। अगर मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे 2 आदमी है, मान लीजिए ये दोनों इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं। अगर मान लीजिए एक आदमी इस पे 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और एक आदमी इस पे 4 न्यूटन फोर्स फोर्स लग रहा है, तो हमारे कंडीशन के हिसाब से इस ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट पे हमारा टोटल फोर्स लगेगा 5 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, यानी कि टोटल फोर्स इस पे 9 न्यूटन फोर्स हमारा लग रहा है। क्यों, अगर मान लीजिए अगर आपको किसी बच्चा से झगड़ा हुआ, आप भी उसको मारे और आपका दोस्त भी उसको मारा, यानी कि उस बेचारे को डबल पिटाई लगा, यानी कि आपका पिटाई और उसका पिटाई एक तरह से
जुड़ गया, तो उसी को हम बोलते हैं पहला कंडीशन हमारा यही है। अब देखिए, अब हम दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि इफ टू फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा कंडीशन बोल रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहा है लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे जो टोटल फोर्स लग रहा होगा वो दोनों का डिफरेंस का फोर्स लग रहा होगा। मैं आपको अच्छी से पिक्चर की सहायता से बता दे रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ। तो देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, तो एक फोर्स इस पे कितना लग रहा है, एक फोर्स इस पे 5 न्यूटन लग रहा है। देखिए, एक फोर्स इस पे 5 न्यूटन लग रहा है, वहीं पे दूसरा फोर्स इस पे कितना लग रहा है, इस पे दूसरा फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है। तो अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा, इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा। तो हमारे कंडीशन से हिसाब से टोटल फोर्स इन दोनों का डिफरेंस यानी कि घटाव होगा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन यानी कि 5 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा। अब बच्चों, मैं आपको, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि इस ऑब्जेक्ट पे तो टोटल फोर्स 5 न्यूटन लग रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसके तरफ जाएगा, किसके तरफ जाएगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 10 न्यूटन है और यहाँ पे 5 न्यूटन है, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली है। तो 10 न्यूटन वाला फोर्स ज़्यादा पावरफुल हुआ, यानी कि 10 न्यूटन इसको इस तरफ ले जाएगा, इस तरफ ले जाएगा। तो चलिए, अब हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि इफ टू फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0। तो देखिए, अब हमारा क्वेश्चन है कि हमारा कंडीशन है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए, इस ऑब्जेक्ट पे हमारा सेम फोर्स लग रहा है, इस पे भी 5 न्यूटन लग रहा है, इस तरफ से भी 5 न्यूटन लग रहा है और इस तरफ से भी हमारा 5 न्यूटन लग रहा है। तो हमारा कंडीशन है कि अब इस फोर्स पे कितना नेट फोर्स होगा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। तो इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन यानी कि 0, यानी कि इस चीज पे 0 फोर्स लग रहा है और ये ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव नहीं करेगा। तो देखिए, पहला कंडीशन में हमने पढ़ा, पहला कंडीशन में हमने पढ़ा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहा है और दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमारा जो उस ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स लगने वाला है वो दोनों फोर्स का एडिशन हो जाएगा। और दूसरा हमने पढ़ा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स लगने वाला क्या हो जाएगा, उन दोनों फोर्स का डिफरेंस यानी कि घटाव हो जाएगा। अब देखिए, तीसरा हमारा क्या होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स लग रहा है, सेम क्वांटिटी ऑफ फोर्स लग रहा है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स लगने के बाद क्या क्या होता है। तो देखिए, फोर्स कैन मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो देखिए, फोर्स किसी भी रुकी हुई वस्तु को मूव करा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे आप एक पिक देख रहे हैं, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक फुटबॉल है, फुटबॉल, और ये फुटबॉल रुका हुआ है। अगर ये बच्चा इस फुटबॉल को मारेगा तो ये फुटबॉल मूव करने लगेगा, यानी कि ये फुटबॉल चलने लगेगा, यानी कि उड़ने लगेगा। तो यहाँ पे ये फुटबॉल क्या था, ये फुटबॉल क्या था, हमारा रेस्ट में था, यानी कि रुका हुआ था। लेकिन इस पे फोर्स अप्लाइड हुआ, फोर्स अप्लाइड होने के कारण क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हमारा मूव करने लगा। अब देखिए, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो देखिए, फोर्स क्या होता है, फोर्स किसी भी चलती हुई वस्तु को भी रोक लेता है। तो देखिए, यहाँ पे एक आप फोटो देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक क्रिकेटर है, एक क्रिकेटर है
वो क्रिकेटर क्या कर रहा है, एक आती हुई बॉल को क्या कर रहा है, बॉल को रोक रहा है, बॉल को क्या कर रहा है, बॉल को रोक रहा है। यानी कि वो अपने हाथ के फोर्स से की सहायता से वो क्या कर रहा है, वो उस बॉल को रोक रहा है। तो देखिए, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए, फोर्स क्या करता है, किसी भी चीज के स्पीड को चेंज कर लेता है, चेंज कर सकता है। तो देखिए, अगर आप साइकिल चलाते हैं, अगर आपको साइकिल को बहुत जोर से, यानी कि आपका साइकिल का स्पीड बढ़ाना है, तो आप क्या करते हैं, आप उसको तेजी से पैडल मारते हैं। पैडल पैडल मारने का मतलब हुआ कि आप पैडल पे क्या कर रहे हैं, आप पैडल पे फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। पैडल पे फोर्स अप्लाइड होने के कारण क्या हो रहा है, आपका साइकिल का स्पीड ज्यादा बढ़ रहा है। तो यही है हमारा फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए, ये जो है हमारा फोर्स किसी भी चीज का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। अब देखिए, अब है हमारा फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट। तो देखिए, फोर्स किसी भी चीज का शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। देखिए, हमारे घर में जो रोटी बनता है वो आटा की सहायता से बनता है। तो जब हम आटा गूंथते हैं, तो हम आटा को किसी भी शेप में ला देते हैं। कभी हम आटा को लंबा बना देते हैं, फिर हम कभी उसको थोड़ा छोटा बना देते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारा हम अपने हाथ से फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, और जो हमारा आटा है उसका हम शेप एंड साइज चेंज कर रहे हैं। तो यही हुआ हमारा फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर की सहायता से भी। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स, तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए, फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स हमारा दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा कॉन्टेक्ट फोर्स, और दूसरा होता है नॉन कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट फोर्स। तो देखिए, कॉन्टेक्ट फोर्स में हमारा होता है मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, और नॉन कॉन्टेक्ट में हमारा होता है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलिए, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है। कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, कॉन्टेक्ट मतलब क्या होता है, कॉन्टेक्ट मतलब हमारा होता है किसी भी चीज को अगर हम टच करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कांटेक्ट, यानी कि किसी को टच करके। तो कांटेक्ट फोर्स के नाम में ही इस फोर्स का डिफिनीशन छुपा हुआ है। तो देखिए, अ फोर्स विच कैन बी अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट ओनली थ्रू फिजिकल टचिंग। यानी कि अगर हम किसी चीज पे फोर्स अप्लाइड करना चाह रहे हैं, यानी कि किसी चीज को हम पुश और पुल करना चाह रहे हैं, और उस पुश और पुल को हम बिना उस ऑब्जेक्ट को टच किए हुए नहीं कर सकते। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमको पुश और पुल करना है, और वह पुश और पुल मैं उस ऑब्जेक्ट को टच करके ही कर सकता हूँ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हुआ, यानी कि फिजिकल टचिंग के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। तो देखिए, अगर हम बुक उठाते हैं, अगर मान लीजिए हमारा बुक नीचे गिर गया, मान लीजिए ये हमारा बुक है, ये हमारा बुक गिर गया, तो अगर इस बुक को उठाना है तो हम इसको अपने हैंड से टच करते हैं, यानी कि हैंड से उस बुक को टच करते हैं, तब हम उस बुक को उठाते हैं। तो यानी कि हम उस बुक पे क्या कर रहे हैं, हम उस बुक को क्या कर रहे हैं, हम उस बुक को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। सॉरी सॉरी, मैं उस बुक को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, पुल। तो ये हमारा क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्स का उदाहरण हो गया। अब देखिए, पुशिंग ऑफ अ कार, अगर हम किसी भी कार को धक्का लगाते हैं तो क्या हुआ, वो भी हमारा एक तरफ से कांटेक्ट फोर्स हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम किसी भी कार को बिना छुए हुए, यानी कि बिना टच किए हुए उसको हम पुश नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमको उस कार पे फोर्स लगाना है, यानी कि उस कार को अगर हम पुश करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उस कार को टच करना पड़ेगा। तो यही हुआ हमारा कांटेक्ट फोर्स। तो चलिए, अब हम कांटेक्ट फोर्स का जो भी पार्ट है अब हम उसको देखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि मस्कुलर फोर्स होता क्या है, यानी कि मस्कुलर फोर्स होता क्या है। तो देखिए, द फोर्स अप्लाइड बाय आवर बॉडी मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। तो देखिए, वह फोर्स जो हमारा बॉडी मसल्स के द्वारा अप्लाइड हो रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं।
तो चलिए अब हम इसको एक उदाहरण की सहायता से देखते हैं। तो देखिए अब है हमारा लिफ्टिंग अ बुक। तो देखिए अगर हम किसी बुक को उठाते हैं तो वो हमारा मस्कुलर फोर्स की सहायता से ही उठ पाता है। तो देखिए अगर हमारा बुक है, मान लीजिए यहाँ पे एक बुक है हमारा, तो अगर हमको इस बुक को क्या करना है, पुल करना है यानी कि उठाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको अपने हैंड यानी कि हम अपने हाथ की सहायता से एक बुक को उठा पाएंगे। और वो हमारा बुक किस कारण उठ उठ पाता है, वो हमारा बुक मस्कुलर फोर्स के द्वारा उठ पाता है, मस्कुलर फोर्स के द्वारा उठ पाता है। तो देखिए अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है चाइल्ड राइडिंग अ बाइसाइकिल। तो देखिए अगर हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल किसके द्वारा चल पाता है, वो भी हमारा मस्कुलर फोर्स के द्वारा चल पाता है। तो देखिए हम साइकिल चलाते कैसे, तो देखिए साइकिल में एक पैडल होता है, तो उस पैडल को हम अपने पैर से मारते हैं, यानी कि पैडल पे हम अपने पैर का जो फोर्स रहता है अप्लाइड करते हैं, जिसके कारण साइकिल चल पाता है। और वो पैर का फोर्स कहाँ से आता है, वो हमारा बॉडी मसल्स के द्वारा वो फोर्स अप्लाइड होता है। अब देखिए तीसरा है हमारा किकिंग ऑफ फुटबॉल। तो देखिए अगर हमको किसी फुटबॉल को मारना है, यहाँ पे आप पिक्चर की सहायता से भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 2 सेकंड रुकिए। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बच्चा फुटबॉल को अपने पैर की सहायता से मार रहा है। तो देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा इस रुका हुआ फुटबॉल पे अपने पैर का फोर्स दे रहा है, पैर का फोर्स अप्लाइड कर रहा है, जिसके कारण ये हमारा फुटबॉल आगे थोड़ा दूर तक जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पैर का जो फोर्स इस फुटबॉल पे अप्लाइड कर रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, वो हमारा बॉडी मसल्स के द्वारा वो फोर्स आ रहा है। अब देखिए तीसरा मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए तीसरा है हमारा हॉर्स और ऑक्स पुलिंग अ कार्ट। तो देखिए हमारा जो बैलगाड़ी होता है वो मस्कुलर फोर्स का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो देखिए बैलगाड़ी कैसे चल पाता है, तो बैलगाड़ी को बैल खींचता है। तो बैल खींचता कहाँ है, बैल तो खींचता ही है, बैल का लेकिन जो मस्कुलर होता है यानी मसल्स होता है, वो बैल का मसल्स के द्वारा चल पाता है। तो देखिए since muscular force can be applied to an object only when our body is in contact with the object, therefore muscular force is a contact force। तो देखिए हमारा जो मस्कुलर फोर्स होता है वो तभी अप्लाइड होता है जब हम किसी बॉडी के कांटेक्ट में हो। अगर मैं आपको बोलूं कि बिना बुक को टच किए आप बुक उठा लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको उसके लिए उस बुक को टच करना पड़ेगा, यानी कि उस बुक को उठाने के लिए आपको उस बुक को टच करना पड़ेगा। वहीं पे अगर मैं आपको बोल दूं कि आप साइकिल को बिना टच किए हुए चलाओ, तो ये पॉसिबल है ही नहीं, कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस साइकिल को टच करते हो तभी आप साइकिल को चला पाइएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि बिना टच किए फुटबॉल को आप थोड़ी दूर उसको पहुंचा दो, तो आप नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बिना टच किए हुए हम फोर्स को अप्लाइड नहीं कर सकते हैं फुटबॉल पे। तो यही है हमारा कॉन्टेक्ट फोर्स। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो अब है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। तो देखिए मैं आपको फ्रिक्शन फोर्स अब पढ़ा देता हूँ। तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, 2 सेकेंड। द फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखिए फ्रिक्शनल फोर्स का मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए अगर आप क्रिकेट मैच खेलते हैं तो आप ग्राउंड पे अगर बॉल फेंकिएगा तो आप देखिएगा कि वो जो बॉल है हमारा वो थोड़ा दूर जाके रुक गया। ये क्यों होता है? तो देखिए ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा होता है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही होता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा होता है वो मोशन को अपोज करता है, यानी कि मोशन को अपोज करता है। कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए अगर आप बॉल को ग्राउंड पे फेंके तो ग्राउंड हमारा क्या करेगा, ग्राउंड हमारा उस बॉल पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड करेगा। यहाँ पे आप पिक की सहायता से भी देख सकते हैं, ये बच्चा फुटबॉल अगर मारेगा तो ये फुटबॉल थोड़ा दूर जाएगा और थोड़ा दूर के बाद ये फुटबॉल क्या कहो,
ये फुटबॉल रुक जाएगा। ये फुटबॉल क्यों रुकेगा? ये फुटबॉल फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही रुक जाता है। तो यही है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। द स्लो डाउन ऑफ मूविंग बॉल ऑन ग्राउंड इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। तो जो हमारा बॉल का स्लो डाउन होता है वो फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही होता है। द स्लो डाउन ऑफ बाईसाइकिल इफ वी स्टॉप पैडलिंग। तो देखिए, अगर हम साइकिल चलाते हैं, अगर हम साइकिल पे पैडल मारना छोड़ देते तो क्या होता है? पैडल मारना छोड़ देते हैं तो हमारा साइकिल रुक जाता है। रुक क्यों जाता है? देखिए, मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो तभी रुकेगा जब उस पे कोई फोर्स अप्लाइड होगा। तो कुछ तो ऐसा फोर्स है जो उस चलती हुई साइकिल को रोक रहा है। तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो देखिए, अब हम क्या पढ़ते हैं? अब हम पढ़ते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देखिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा होता क्या? अ फोर्स which can be exerted by an object on another object even from a distance without touching is called non contact force। तो देखिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? तो देखिए, वह फोर्स जो हम किसी ऑब्जेक्ट पे बिना टच किए हुए लगा सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट क्या हुआ? नॉन कॉन्टैक्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, सॉरी, कॉन्टैक्ट फोर्स विदाउट टच। विदाउट टच यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बिना टच किए हुए तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो हम जान लेते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैग्नेटिक फोर्स हमारा एक प्रकार का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। यानी कि मैग्नेट किसी भी ऑब्जेक्ट पे बिना टच किए हुए फोर्स अप्लाइड कर सकता है। तो देखिए, द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे मैग्नेट के जो द्वारा अप्लाइड होता है हम उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। तो देखिए, अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक मैग्नेट का फोटो बना दे रहा हूँ। तो देखिए, हमारे पास मान लीजिए ये मैग्नेट है, मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिख दे रहा हूँ। तो देखिए, अगर हम मैग्नेट के सामने अगर हम कोई आयरन वाली चीज ले जाते हैं यानी कि लोहा की सामग्री ले जाते हैं तो वो मैग्नेट उस लोहा वाली चीज को खींच लेगा। क्यों? क्योंकि वह एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड करता है जिसके कारण हमारी जो लोहा की सामग्री होती है या जो लोहा से बनी हुई थिंग्स रहती है वो मैग्नेट में जाके चिपक जाता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि आप मैग्नेट और आयरन, जो भी आयरन वाली चीज है, आप उसको बिना सटाए हुए यानी कि बिना टच किए हुए ही मैग्नेट उस चीज को खींच ले रहा है। यानी कि मैग्नेट उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाइड कर रहा है वह बिना टच किए हुए कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि मैग्नेटिक फोर्स। तो देखिए, since magnet can exert its magnetic force on iron object from a distance even without touching them, therefore magnetic force is a non-contact force। इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देखिए, तो ये हमारा हो गया, क्या होगा? ये हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि मैग्नेट हमारा जो आयरन वाली थिंग्स है उस पे बिना टच किए हुए फोर्स अप्लाइड कर रहा है, उसी के कारण मैग्नेटिक फोर्स हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाली चीज है। तो देखिए, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ जो आप घर पे जाके चेक कीजिएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप घर पे जाइएगा, आप अपने कॉपी के एक पेज में से थोड़ा थोड़ा उस पेज का टुकड़ा फाड़ लीजिएगा और उस पेज का टुकड़ा को आप नीचे किसी चीज पे रख लीजिएगा और फिर आप कंघी लाइएगा। आप कंघी को थोड़ा देर बाद अपने सर में रगड़िएगा और रगड़ने के बाद अगर आप उस कंघी को उस पेज के सामने ले जाइएगा तो वो हमारा जो पेज रहता है वो कंघी में टच हो जा रहा है। वो जो हमारा पेज रहता है वो क्या हो जा रहा है? पेज हमारा, वो पेज का टुकड़ा कंघी में टच हो जा रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्यों हो जा रहा है? क्योंकि अगर हम अपने जो हमारा कंघी रहता है अगर हम उसको सर में रगड़ते हैं तो वो होता क्या है? तो वो हमारा चार्ज्ड हो जाता है, चार्ज्ड हो जाता है जिसके कारण वो पेज को अट्रैक्ट कर लेता है।
तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैं आपको बता देता हूँ। द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, हमारा कंघी हो गया, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द मूवमेंट ऑफ टीनी पीस ऑफ पेपर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर्ड बाय कॉम्ब ऑन रबिंग हेयर। तो देखिए यह होता इसलिए है, जो हमारा कॉम्ब रहता है यानी कि कंघी रहता है, वो क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज्ड हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज्ड हो जाता है। इसी के कारण वो पेज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखिए अब ये है हमारा लास्ट ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स का। तो मैंने आपको बताया था कि नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमारा क्या होता है, पहले हमारा होता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर हमारा क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट फोर्सिंग मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। तो देखिए मैं आपको ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही आसान तरीका से बताता हूँ। तो देखिए अगर अगर आप कहीं जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि पेड़ से कोई फल गिरता है, या आप कोई पत्थर अगर आसमान में फेंकते हैं, तो वो पत्थर कुछ देर बाद नीचे धरती पे आके गिर जाता है। वो किसके कारण होता है, वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होता है। यानी कि हमारा जो पृथ्वी है उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाइड कर रही है, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट हमारे धरती की तरफ खींचा चला आ रहा है। आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि हमारा जो धरती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ पुल कर लेती है, यानी कि खींच लेती है बिना टच किए हुए। तो इसीलिए हमारा ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। तो देखिए इट इज द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ विच होल्ड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट्स अराउंड द सन। तो देखिए हमारा जो धरती है वो आप जानते हैं कि वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, यानी कि चारों तरफ घूमती है। वो किसके कारण घूमती है, वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही, ग्रेविटेशन फोर्स ही उसको बांधे हुए है उस ऑर्बिट में। अब देखिए द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कॉज ऑल ऑब्जेक्ट टू फॉल टुवर्ड द अर्थ। मैंने आपको बताया कि आप किसी भी वस्तु को अगर आकाश में उछालते हैं तो वो नीचे आ जाती है। वो क्यों आती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही आ पाती है। तो ग्रेविटेशन फोर्स भी हमारा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का उदाहरण हो गया। तो यहाँ पे मैंने नॉन कांटेक्ट फोर्स में हम लोग क्या पढ़े, नो मैग्नेटिक फोर्स पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़े और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे है हमारा प्रेशर। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं प्रेशर। तो अब हम जान लेते हैं कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। तो देखिए प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या है, एक फोर्स है। क्या है प्रेशर, एक फोर्स जो कहाँ एक्ट हो रहा है, एक्ट ऑन अ यूनिट एरिया, यूनिट एरिया। तो देखिए मैं आपको आसानी से एक पिक्चर की सहायता से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लीजिए हमारे पास एक एरिया है, किसी भी चीज का एरिया। तो देखिए ये किसी भी चीज का सरफेस एरिया है। अगर इस चीज पे इस चीज पे एक फोर्स लग रहा है, इस चीज पे एक किसी भी चीज का फोर्स लग रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रेशर। तो देखिए ये जो है हमारा पीला वाला, मैं पीला से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मान लीजिए ये किसी का एरिया है, किसी भी चीज का एरिया है, ये किसी भी चीज का एरिया है। तो इस एरिया पे क्या लग रहा है, इस एरिया पे लग रहा है फोर्स। यानी कि इस एरिया पे क्या लग रहा है, इस एरिया पे हमारा लग रहा है फोर्स। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर बोलते हैं इसी को हम। तो चलिए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है फोर्स अप्लाइड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये जो हमारा फोर्स है इस एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है, यानी कि 90 डिग्री पे लग रहा है। ये जो मैं अभी पिक्चर आपको बना दे के दिखा रहा हूँ ये 2D फोटो है। इसके लिए आपको अपने दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा कि
अगर मान लीजिए आपके पास एक बुक है और उस बुक पे आप एक पेन उस बुक पे उस बुक में आप चाह रहे हैं कि उस बुक के अंदर मैं एक पेन घुसा दूँ। तो आप क्या कर रहे हैं? आप उस बुक पे उस पेन का क्या कर रहे हैं? फ़ोर्स आप अप्लाइड कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं प्रेशर। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए अगला हमारा प्रेशर निकालने की इक्वेशन है। अगर हमको किसी भी चीज़ का प्रेशर निकालना है P इज़िकल टू F बाय एरिया, यानी कि फ़ोर्स को अगर हम एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा प्रेशर निकल जाएगा। यानी कि फ़ोर्स को अगर हम एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा प्रेशर निकल जाएगा। तो देखिए अब हम देख लेते हैं एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो देखिए द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, यानी कि प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जिसको हम पास्कल भी बोलते हैं, और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को हम लिखते क्या है? एन पर न्यूटन स्क्वायर मीटर। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो चलिए अब हम एक चीज पिक्चर की सहायता से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने आपको बताया कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, यानी कि फोर्स बाय एरिया हो रहा है। तो मान लीजिए अगर ज़्यादा फ़ोर्स है, तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, अगर कम प्रेशर है, तो फ़ोर्स भी कम होगा। वहीं पे अगर एरिया ज़्यादा है, तो प्रेशर कम होगा। यानी का एरिया ज़्यादा है, तो प्रेशर कम होगा, अगर एरिया कम है, तो प्रेशर ज़्यादा होगा। मैं ये आपको इस पिक्चर की सहायता से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं आपको अच्छे से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ है। एक लोहे का चीज़ है, कील है, जिसका जो लास्ट वाला पॉइंट है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड है। वहीं पे दूसरा चीज़ है, उसका लास्ट जो है, वो पॉइंटेड नहीं है। अगर मैं आपको पूछूँ, मैं मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट 1 बोल रहा हूँ और इसको ऑब्जेक्ट 2 बोल रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ, अगर इन दोनों पे हम फ़ोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, यानी कि अगर हम इन दोनों को अगर अपने हाथ से नीचे पुल करने का कोशिश करेंगे, तो इनमें से सबसे पहले नीचे कौन चला जाएगा? अगर मान लीजिए ये जो है, ये लकड़ी का कोई टुकड़ा है, ये लकड़ी का टुकड़ा है। तो अगर मैं पूछूं कि आपको इनमें से दोनों में से कौन सा चीज सबसे पहले इस लकड़ी के टुकड़े के अंदर चला जाएगा, तो आप बोलिएगा ये दो दो वाला चीज है, यानी कि जिसका लास्ट पॉइंटेड है वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम फोर्स दोनों में, अगर मान लीजिए दोनों में हम 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, दोनों में हम कितना न्यूटन फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं? दोनों में हम फोर्स सेम क्वांटिटी का अप्लाइड कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट है, वो इस लकड़ी के नीचे चला जा रहा है, यानी कि ये लकड़ी के अंदर चला जाएगा, लेकिन ये वाला जो है वो लकड़ी के अंदर नहीं चला जाएगा। तो देखिए कैसे? तो देखिए दोनों पे तो हम फोर्स अप्लाइड सेम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा फोर्स है इस सेकेंड वाले फिगर में, फोर्स एक बस छोटा सा एरिया पे फोर्स हमारा अप्लाइड हो रहा है, जिसके कारण जिसके कारण जो हमारा प्रेशर रहता है वो ज़्यादा बनता है। प्रेशर ज़्यादा बनता है, जिसके कारण ये जो हमारा नुकीला चीज़ है वो नीचे चला जाएगा। यानी कि मैंने बताया है कि अगर आपका एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड वाला फिगर में हमारा एरिया कम है, यानी कि जो फ़ोर्स अप्लाइड हो रहा है वो बहुत ही छोटा एरिया पे अप्लाइड हो रहा है। यानी कि बस इतना सा ही एरिया पे अप्लाइड हो रहा है। वहीं पे इस फिगर में जो है हमारा फ़ोर्स, वो बहुत ज़्यादा एरिया पे अप्लाइड हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा एरिया पे अप्लाइड हो रहा है। यानी कि इसका जो 10 न्यूटन है वो बँट जाएगा, लेकिन इसका जो 10 न्यूटन है फ़ोर्स बँटेगा नहीं। तो यही है हमारा फ़ोर्स एंड प्रेशर का कॉन्सेप्ट। अब चलिए अब हम इसी चीज़ से संबंधित कुछ रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए, स्कूल बैग हैव वाइड स्ट्रिप टू रिड्यूस प्रेशर। तो देखिए हमारा जो स्कूल बैग होता है, उसका जो स्ट्रिप रहता है वो बहुत ज़्यादा वाइड रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है। क्यों होता है? तो देखिए जब हम बैग टाँगते हैं, तो बुक्स का कुछ भार होगा और वो बुक्स का जो वेट होगा वो फ़ोर्स अप्लाइड करेगा। यानी कि वो जो फ़ोर्स रहेगा वो पुल करेगा, जिसके कारण जिसके कारण हम उस फ़ोर्स को, यानी कि प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने स्कूल बैग का जो
स्ट्रिप है उसको वाइड कर रहे हैं, वाइड में यानी कि चौड़ा कर रहे हैं, जिसके कारण एरिया क्या होगा, एरिया इंक्रीज हो गया, INCREA, एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि फोर्स कम हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं, शार्प नाइफ हैव थिन एज सो दैट व्हेन वी कट एनीथिंग ऑल द फोर्स अप्लाइड टू आवर फॉल ऑन ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो देखिए अगर हम कोई चाकू चाकू से अगर हम किसी चीज को काटते हैं, तो देखिए अगर मान लीजिए ये एक फल है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने का, मान लीजिए ये एक फल है, फ्रूट, अगर हमको इसको काटना है तो हमारा जो चाकू रहता है वो बहुत ही नोकीला रहता है। क्यों रहता है? तो देखिए वो नोकीला इसलिए रहता है क्योंकि हम जो भी फोर्स अप्लाइड करें, वो जो भी हम फोर्स अप्लाइड करें वो बहुत ही स्मॉल एरिया पे जाके गिरे, यानी कि स्मॉल एरिया पे अप्लाइड हो, जिसके कारण प्रेशर ज्यादा हो और वो जो हमारा फल है वो आसानी से कट जाए। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे है हमारा फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉमन लिक्विड जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है। तो देखिए वाटर जो है हमारा, वाटर भी लिक्विड है, और जो हम दूध है हमारा मिल्क, वो भी एक प्रकार का लिक्विड है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारा जो भी लिक्विड है, चाहे वो वाटर हो या मिल्क हो, वो जो भी लिक्विड है वो फोर्स एक्सर्ट करता है। और आप पूछिएगा कि वो फोर्स कहाँ एक्सर्ट करता है। तो देखिए सबसे पहले हम लिक्विड को कोई ना कोई कंटेनर पे रखते हैं, कोई ना कोई कंटेनर में रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज, मैंने एक एक गिलास में एक लिक्विड को रखा है, आप इसको वाटर मान लीजिए, वाटर। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक गिलास, एक कंटेनर में एक गिलास पानी रखा है। तो देखिए ये जो हमारा वाटर है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब आप पूछिएगा ये फोर्स कहाँ एक्सर्ट कर रहा है। तो देखिए ये जो लिक्विड है वो अपने कंटेनर के वॉल पे, जो भी कंटेनर का वॉल है उस पे क्या कर रहा है, ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ये हर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन हो, ये हर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है। तो इसी को बोलते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। तो देखिए अब हम जान लेते हैं कुछ इस चीज से संबंधित टर्म। तो देखिए द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन इट इज कॉल्ड बायोंसी फोर्स। तो देखिए अगर हम पानी है, तो पानी भी एक प्रकार का लिक्विड है। तो वो जो है हमारा पानी, वो हर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, बायंसी फोर्स। तो देखिए हम यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे एक बोट है। तो बोट अगर पानी में क्यों चल पाता है, बोट इसलिए पानी में चल पाता है क्योंकि हमारा जो लिक्विड है यानी कि पानी है, वो बोट पे एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, यानी कि वो बायोंसी फोर्स बोट पे लगा रहा है, जिसके कारण हमारा बोट चल पा रहा है। अगर हमारा लिक्विड यानी कि यहाँ पे पानी, अगर वो फोर्स एक्सर्ट नहीं करता तो हमारा नाव नीचे डूब जाता। तो चलिए अब हम अगले पॉइंट की तरफ देख लेते हैं। अ लिक्विड एग्जिट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। मैंने बताया है कि लिक्विड हर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड कर रहा है। यहाँ पे आप इमेज की सहायता से देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक गिलास में पानी रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पानी है वो हर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड कर रहा है। अब देखिए फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग डेप्थ इनसाइड द लिक्विड। तो देखिए अब मैं आपको बता दूं कि अब ये फोर्स, सब ये जो हमारा लिक्विड है सबसे ज़्यादा फोर्स अप्लाइड कहाँ कर रहा होगा। तो ये जो लिक्विड है हमारा सबसे ज़्यादा फोर्स अप्लाइड नीचे कर रहा होगा, फिर बीच में थोड़ा सा कम, और ऊपर सबसे ज़्यादा फोर्स अप्लाइड कम कर रहा होगा। तो देखिए मतलब कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, जो हमारा लिक्विड का फोर्स अप्लाइड का कैपेसिटी है वो बढ़ते जाएगा। मतलब कि अगर नीचे, सबसे नीचे ज़्यादा फोर्स अप्लाइड करेगा, फिर उसके बाद बीच में, और फिर उसके बाद ऊपर, यानी कि सबसे ज़्यादा उसका प्रेशर कहाँ रहता है, प्रेशर हाईएस्ट प्रेशर उसका कहाँ रहता है, सबसे लोएस्ट में। हाईएस्ट प्रेशर लोएस्ट में रहता है और सबसे ऊपर क्या रहता है, लोएस्ट प्रेशर। तो यही है हमारा फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए अब है हमारा फोर्स एक्सर्टेड बाय अ गैस। तो देखिए मैंने आपको बता दिया
कि हमारा जो लिक्विड रहता है वो भी फोर्स एक्सर्ट करता है। अब हमारा गैस भी फोर्स एक्सर्ट करता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देके बता रहा। तो देखिए, अगर हम बैलून खरीदते हैं या बर्थडे में हमारा बैलून आता है, तो हम क्या करते हैं, हम उस बैलून में क्या भरते हैं, हम उस बैलून में एयर भरते हैं, यानी कि हवा भरते हैं। और ये जो एयर भरते हैं, यानी कि एयर मॉलिक्यूल्स हमारा बैलून में जाता है। एयर मॉलिक्यूल्स हमारा बैलून में जाने के बाद वो उस बैलून के वॉल से टकराता है। बैलून के वॉल से टकराने के कारण ही हमारा बैलून है वो हमारा बैलून एक तरह से फूल पाता है। यानी कि जो हमारा बैलून फूलता है वो किसके कारण फूलता है, वो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। यानी कि हम अपने मुंह से क्या करते हैं, हम अपने माउथ की सहायता से हम उसमें एयर भरते हैं। एयर जाता है और फिर उस बैलून के वॉल से टकराता है। वॉल से टकराने के कारण हमारा बैलून फूल जाता है। तो देखिए, अब है हमारा ऑल गैस एक्सर्ट प्रेशर। तो देखिए, गैस में हमारा ऑक्सीजन भी हो गया, नाइट्रोजन भी हो गया, CO2 भी हो गया। तो ये जितने भी गैस है, दुनिया का हर गैस फोर्स एक्सर्ट करता है। अब हम जान लेते हैं कि कैसे करता है। एयर प्रेशर rises due to the constant collision of tiny molecules of gas present in the air with the wall of container in which it is enclosed। तो यही है, ये क्यों होता है, क्योंकि जब हम हवा देते हैं तो उसका जो तीन मॉलिक्यूल्स होता है एयर का, वो जाके उस बैलून के वॉल से टकराता है और जिसके कारण हमारा बैलून एक्सपेंड हो पाता है। अब देखिए, हाई एयर प्रेशर प्रोड्यूस बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ बैलून कॉज इट्स एक्सपेंड एंड गेट इन्फ्लेटेड। तो यही है हमारा, जो हम उसको मुंह से अपना हवा देते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स उस बैलून में जाता है, फिर बैलून के वॉल से टकराता है और जिसके कारण हमारा जो बैलून है वो एक्सपेंड हो पाता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए, हमारा जो अर्थ है, यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं, हमारा जो अर्थ है वो किससे घिरा हुआ है, हमारा जो अर्थ है वो एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है। और एटमॉस्फेयर हमारा किस चीज़ से बना हुआ है, एटमॉस्फेयर हमारा एयर से बना हुआ है। तो देखिए, एयर क्या है, एयर एक गैस है। तो एयर एक गैस है, तो मैंने आपको पीछे पढ़ाया है कि या तो एयर हो या लिक्विड हो, दोनों फोर्स अप्लाइड करता है, यानी कि दोनों प्रेशर अप्लाइड करता है। तो यहाँ पे हमारा जो अर्थ है वो किससे घिरा हुआ है, वो एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है। और एटमॉस्फेयर किससे बना हुआ रहता है, वो एयर से बना हुआ रहता है। तो देखिए, एयर तो प्रेशर लगाएगा ना, तो यहाँ पे जो एयर हमारे अर्थ की तरफ प्रेशर लगाता है, अर्थ की तरफ जो एयर प्रेशर लगा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि एयर जो हमारा होता है, यानी कि गैस होता है या लिक्विड होता है, तो दोनों हर दिशा में, यानी कि ऑल डायरेक्शन में क्या अप्लाइड करता है, फोर्स अप्लाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा एयर है वो हर दिशा में करेगा, वो अर्थ के दिशा में भी करेगा और अर्थ के अपोजिट यानी कि अपवर्ड में भी करेगा। तो यही है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो चलिए अब हम इसको पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं। तो देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ड्यू टू द वेट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ। यानी कि देखिए, ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, ये हमारा अर्थ है और अर्थ के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर किससे बना हुआ है, एयर से बना हुआ है। तो वो एयर के वेट के द्वारा जो फोर्स लगाया गया है उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शन इवन अपवर्ड्स। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो भी गैस हो गया, हमारा जो गैस हो गया या लिक्विड हो गया, लिक्विड वो ऑल डायरेक्शन में क्या अप्लाइड करता है, ऑल डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाइड करता है या प्रेशर अप्लाइड करता है। तो यही है हमारा पॉइंट। तो चलिए, तो देखिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेंसिटी। तो देखिए, डेंसिटी को समझाने के लिए मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका से एक फिगर बनाया, आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दो कंटेनर बनाया है, दो कंटेनर है जिसमें मैंने पानी रखा है और मैं आपको दो चीज़ दूंगा, एक है हमारा वुड ब्लॉक और दूसरा मैं आपको आयरन दूंगा। तो देखिए, मैं आपको अगर बोलूँगा कि अगर आप वुड ब्लॉक को पानी में डाल दो और आप आयरन को भी पानी में डाल दो,
तो आप देखेंगे कि हमारा जो वुड ब्लॉक है वो पानी में तैरने लगता है, लेकिन जो हमारा आयरन वाला सामग्री है, यानी कि ये जो हमारा थिंग्स है, ये हमारा पानी में क्या हो जाता है, वो हमारा सिंक हो जाता है, यानी कि डूब जाता है। तो ये क्यों होता है? तो देखिए, यह इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारा वुड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वुड है उसका मास क्या होता है, उसका मास कम होता है, मास वो लाइट वेट होता है, लाइट वेट। लेकिन हमारा जो आयरन जो होता है, आयरन हमारा क्या होता है, हेवी वेट। तो देखिए, हमारा जो वुड ब्लॉक है लाइट वेट है, लाइट वेट के कारण वो पानी पे तैरने लगता है। लेकिन हमारा जो आयरन है वो क्या है, वो हेवी वेट है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा भारी है, जिसके कारण वो पानी के अंदर डूब जाता है। तो देखिए, तो इसी को हम बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी हमें बताता है कि कौन सा चीज़ हल्का है और कौन सा चीज़ भारी है। यानी कि अगर किसी चीज़ का मास, यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ का मास ज़्यादा है तो उसका डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। अगर किसी का मास लेस है तो उसका डेंसिटी भी लेस होगा। तो यहाँ पे देखिए, डेंसिटी ऑफ अ वुड इज लेस, दैट्स व्हाई इट्स फ्लोट ऑन वाटर। यानी कि हमारा जो वुड ब्लॉक है उसका डेंसिटी क्या है, कम, यानी कि वह हल्का है, यानी कि उसका जो मास है वो कम है। लेकिन हमारा आयरन का डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब कि आयरन क्या है, आयरन हेवी मटेरियल है, इसी के कारण वो डूब जा रहा है। तो चलिए अब हम डेंसिटी को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए, डेंसिटी क्या है, अगर मान लीजिए ये हमारा वॉल्यूम है तो उसमें मास कितना होगा वो हमें बताता है, क्या है, वो हमको डेंसिटी बताता है। तो देखिए, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला है हमारा डेंसिटी इजकल टू मास बाय वॉल्यूम। क्या है, डेंसिटी इजकल टू मास बाय वॉल्यूम। अगर मान लीजिए किसी चीज़ का मास ज़्यादा है तो उसका डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, अगर किसी चीज़ का मास कम है तो उसका डेंसिटी कम होगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि वुड वुड का क्या है, वुड का मास कम है, यानी कि वुड हल्का है तो उसका डेंसिटी भी कम है। और यहीं पे आयरन का मास ज़्यादा है, यानी कि आयरन हेवी मटेरियल है तो उसका डेंसिटी क्या है, उसका डेंसिटी ज़्यादा है। तो यही है हमारा। अब देखिए, अब है हमारा, अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होगा, अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा। तो यही है। तो देखिए, तो द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो देखिए, ये जो है हमारा, ये आप डेंसिटी का एसआई यूनिट याद कर लीजिएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, डेंसिटी हमारा होता क्या है, डेंसिटी होता है हमारा मास बाय वॉल्यूम। तो देखिए, मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है, और वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा हो गया। ये मैं आपको निकाल के दिखा दिया हूँ ताकि आपको आराम से दिमाग में रह सके। अब देखिए, डेंसिटी, लाइटनेस एंड हेवीनेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज टर्म एट डेंसिटी। मैंने बताया था कि डेंसिटी हमें क्या कहता है, डेंसिटी हमें बताता है कि कौन सा चीज़ लाइट वेट है या कौन सा चीज़ हेवी है। would float in water because the density of wood is less than that of water। यानी कि wood जो हमारा यहाँ पे आपने फिगर देखा, इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो wood है वो फ्लोट कर रहा है वाटर पे। क्यों? क्योंकि हमारा जो wood का जो डेंसिटी है वो कम है। तो यही है हमारा डेंसिटी। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद कर लेना है। अब देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। भी चीज़ है, कोई भी चीज़ पानी पे क्यों तैरती है, यानी कि कोई भी चीज़ लिक्विड पे क्यों फ्लोट करती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन समझाने के लिए मैंने आपको एक यहाँ पे इमेज बना के रखा है ताकि आपको बहुत आसानी से समझ सके। तो देखिए, हमारे पास एक रिवर है, और उस रिवर में हमारा जो वोट है, वोट फ्लोट कर रहा है। तो ये क्यों कर रहा है, ये मैं आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश करूँगा। तो देखिए, सबसे पहला बात ये है कि जो रिवर है उसमें पानी है, और पानी क्या होता है, लिक्विड होता है। तो देखिए, जो हमारा लिक्विड रहता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड फोर्स
किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड फोर्स एग्जर्ट करता है। तो देखिए, तो उसको हम क्या क्या बोलते हैं, बायोंसी फोर्स, बायोंसी फोर्स। देखिए, ये बायोंसी फोर्स उस बोट पे अप्लाइड कर रहा है, लेकिन वहीं पे हमारा जो बोट है, वहीं पे हमारा जो बोट है, हमारा बोट भी फोर्स अप्लाइड कर रहा है। तो देखिए, जो बोट का वेट होगा वो भी तो इस पे लग रहा है ना, जो वेट भी एक प्रकार का क्या है, फोर्स है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बोट है हमारा, वो भी फोर्स अप्लाइड कर रहा है वाटर सरफेस पे, वहीं वहीं पे हमारा जो वाटर है वो भी बोट सरफेस पे बायोंसी फोर्स लगा रहा है। तो देखिए, तो इन्हीं दोनों फोर्स के कारण हमारा जो बोट है वो फ्लोट करता है। अगर मान लीजिए, अगर हमारे पास मान लीजिए हमारा वाटर है जो 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इस पे, वहीं पे हमारा बोट भी इस पे 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो देखिए, दोनों फोर्स का क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी फोर्स का सेम है, जिसके कारण हमारा जो बोट है वो फ्लोट कर रहा है। यानी कि दोनों एक दूसरे के फोर्स को कैंसल कर दे रहे हैं, इसी के कारण हमारा जो बोट है वो फ्लोट कर रहा है। अब देखिए, अब मान लीजिए हमारा जो बोट है वो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, यानी कि हमारा जो बोट है वो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, लेकिन हमारा जो वाटर है वो बस 5 न्यूटन बायोंसी फोर्स लगाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा जो बोट है वो क्या हो जाएगा, हमारा जो बोट है वो डूब जाएगा। तो यही होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में हमने क्या देखा, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपना वेट का फोर्स लगा रहा है, और वहीं पे हमारा जो लिक्विड है वो क्या कर रहा है, वो उस ऑब्जेक्ट पे बायोंसी फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण दोनों का फोर्स कैंसल आउट हो जा रहा है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट कर पाता है, फ्लोट कर पाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो देखिए, अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, when the weight of an object act downwards is equal to the upward buoyancy force exerted by the liquid, the buoyancy force will balance the weight of the object, due to which the object will float। यानी कि देखिए, हमारे पास ऑब्जेक्ट है बोट, तो बोट का जो वेट है वो फोर्स अप्लाइड कर रहा है, और हमारा जो लिक्विड है वो भी फोर्स अप्लाइड कर रहा है नीचे से अपवर्ड के तरफ, और जो बोट का फोर्स है वो डाउनवर्ड के तरफ फोर्स अप्लाइड कर रहा है। तो दोनों क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे के फोर्स को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। तो जिसके कारण हमारा जो बोट है वो क्या हो रहा है, बोट जो है हमारा तैर पाता है। तो देखिए, अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन लिक्विड इफ द weight of the object is equal to the weight of the liquid displaced by it। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास जो यहाँ पे बोट है हमारे पास, तो ये जो बोट है कुछ ना कुछ लिक्विड तो डिस्प्लेस करेगा, यानी कि बोट जो है कुछ एरिया लेगा, एरिया के कारण उसका लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा टर्म है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, अगर वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो अपने वेट के जितना अगर लिक्विड डिस्प्लेस कर पा रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो चलिए, अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो देखिए, आर्किमिडीज कौन थे, आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिया था। तो देखिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता क्या है, तो देखिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें बोलता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना बायोंसी फोर्स लग रहा है उसको निकालना कैसे है। तो देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास एक गिलास है, मैं यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ, अगर उसमें पानी पूरा भरा हुआ है, और हम उस चीज में, अगर उस गिलास में लिक्विड में अगर एक ऑब्जेक्ट डाले, एक ऑब्जेक्ट हमने डाला, तो देखिए, ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट पे बायोंसी फोर्स लगेगा, बायोंसी फोर्स लगेगा, और बायोंसी फोर्स लगने के कारण कुछ उससे लिक्विड बाहर आ जाएगा, कुछ लिक्विड हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और वो जो लिक्विड, जितना लिक्विड बाहर आएगा ना, तो वही होता है हमारा क्या होता है,
वही होता है हमारा बायोंसी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला। यानी कि अगर मान लीजिए हमारा एक गिलास है, वो गिलास पूरा फुल है और उसमें अगर हम कोई चीज़ डाल दिए तो वो गिलास तो फुल है, तो उसमें वो ऑब्जेक्ट जाएगा तो कुछ प्लेस लेगा, प्लेस लेने के कारण उस गिलास से कुछ पानी निकलेगा और जितना पानी निकलेगा वही हमारा क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला बायोंसी फोर्स। तो यही है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये जो है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये क्लास 9th का है, फिर भी कुछ आ जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न, तो इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। और अब हम देखते हैं इस चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अब हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसका हमारे एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, पुश और पुश इज कॉल्ड। तो देखिए पुश और पुल को हम क्या बोलते हैं, पुश और पुल को हम बोलते हैं फोर्स। अब देखिए फोर्स इज अ, फिर ब्लैंक स्पेस है क्वांटिटी, या यानी कि फोर्स हमारा कैसा क्वांटिटी है, तो देखिए फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हमारे फोर्स के पास क्या रहता है, फोर्स के पास हमारा मैग्नीट्यूड भी रहता है और मैग्नीट्यूड के बाद फोर्स के पास क्या रहता है, डायरेक्शन भी रहता है, डायरेक्शन भी रहता है। तो यही है हमारा फोर्स क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो देखिए फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है। अब देखिए सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज, तो देखिए सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डायन। अब देखिए व्हाट इज मस्कुलर फोर्स, तो देखिए मस्कुलर फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर बॉडी मसल्स। तो ये हो गया। तो चलिए अब हम आगे अपना क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए छठा क्वेश्चन है हमारा, पुशिंग कार इज एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए जो हम कार को पुश करते हैं वो किस फोर्स का एग्जाम्पल है, तो वो हमारा क्या है, मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल है। द फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को अपोज करता है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है कि हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर। तो देखिए हाइड्रोमीटर जो हमारा होता है वो किसी भी लिक्विड का डेंसिटी नापने के लिए काम आता है। अब देखिए एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो देखिए एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, यानी कि इसका आंसर ए है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम पास्कल भी बोलते हैं, जिसे हम पास्कल भी बोलते हैं। अब चलिए अब है हमारा फोर्स इज व्हाट इज प्रेशर। तो देखिए प्रेशर हमारा क्या है, प्रेशर हमारा फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, यानी कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है हमारा फोर्स बाय एरिया, यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो देखिए फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे गलती है, चार्ज लिखा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम उसको बोलते हैं। अब देखिए फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीज विथ, फिर यहाँ पे हमारा ब्लैंक स्पेस है, डेप्थ इनसाइड द लिक्विड। तो देखिए जो लिक्विड का जो फोर्स रहता है वो हमारा जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे, तो उसका जो हमारा फोर्स रहता है वो क्या होता है, वो हमारा इंक्रीज होते रहता है। अब देखिए प्रेशर डिपेंड अपॉन, तो देखिए प्रेशर जो हमारा होता है वो फोर्स पे भी डिपेंड रहता है और एरिया पे भी डिपेंड रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रेशर का फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स बाय एरिया। तो देखिए प्रेशर हमारा फोर्स पे डिपेंडेंट भी है और एरिया पे भी डिपेंडेंट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि एरिया और फोर्स दोनों पे। तो देखिए अब है हमारा क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉन कांटेक्ट फोर्स का उदाहरण है, यानी कि एग्जाम्पल है। अब देखिए व्हेन फोर्स एक्ट ओवर लार्ज एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस। तो देखिए वो स्मॉल प्रेशर प्रोड्यूस करता है। क्यों? तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स, ये प्रेशर का फॉर्मूला हमारा होता है फोर्स बाय एरिया। तो देखिए अगर एरिया ज़्यादा है हमारा तो प्रेशर कम होगा, अगर हमको प्रेशर ज़्यादा करना है तो हमको एरिया कम करना होगा। तो यही है हमारा फोर्स एक्ट ओवर अ लार्ज एरिया, यानी कि एरिया हमारा ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रेशर हमारा कम होगा, यानी कि स्मॉल प्रेशर। अब देखिए लिक्विड एक्सर्ट फोर्स इन डैश डायरेक्शन, यानी कि लिक्विड जो है हमारा वो सभी डायरेक्शन में क्या है, लिक्विड हमारा सभी डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है, चाहे वो अपवर्ड हो जाए या डाउन हो वार्ड हो जाए या साइड वार्ड हो जाए।
वो चारों डायरेक्शन सभी डायरेक्शन में क्या करता है, लिक्विड हमारा फोर्स एग्जर्ट करता है। अब देखिए व्हाई स्कूल बैग है वाइड स्ट्रिप, तो देखिए उस स्कूल बैग के जो हमारा स्कूल बैग होता है उसका जो स्ट्रिप होता है वो वाइड रहता है, यानी कि चौड़ा होता है। क्यों? क्योंकि टू रिड्यूस प्रेशर, यानी कि अगर हम स्कूल बैग का जो स्ट्रिप का अगर हम उसका एरिया बढ़ा देंगे तो हमारा बुक्स के द्वारा लगने वाला जो भार रहता है यानी कि प्रेशर रहता है वो हमारा कम हो जाएगा। तो यही है हमारा। तो चलिए अब हम अपना आगे का क्वेश्चन है देखते हैं। तो देखिए 1 पास्कल इजकल टू, तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये ए, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए पास्कल क्या होता है, पास्कल हमारा प्रेशर का एसआई यूनिट होता है, प्रेशर का एसआई यूनिट, प्रेशर का एसआई यूनिट होता है। तो देखिए बच्चों मैंने आपको यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है। अगर आपको और भी प्रश्न करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन डाउनलोड करके कर सकते हैं। और बच्चों आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को क्या करें, इस चैनल को आप लाइक करें, फिर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई दोस्त अगर जवाहर नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहा है तो आप उससे भी क्या करें, उससे भी आप शेयर करें। तो बच्चों प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और अगर आपका कोई दोस्त अगर नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहा है तो आप उसे शेयर भी कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।